अदालत ने कहा कि गारंटी दी जाए और फिर उसके बाद मुअत्तल किया गया गवर्नर पंजाब का वो नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया था। ये इस सारे को आईनी नुक्ता नज़र से स्पीकर पंजाब असम्बली कैसे देख रहे हैं कि गवर्नर साहब को अथॉरिटी या इख्तियारात में नहीं था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। कानूनी तौर वी आर स्ट्रॉन्ग, वो नोटिस दें पड़े नो कॉन्फिडेंस के। आपके ख्याल में अभी आपके हाउस में ऐसे बंदे आपकी जमात में खास तौर पे मौजूद हैं जो दोबारा धोखा दे सकते हो और छोड़कर जा सकते हैं? धोखे को आवाम कबूल नहीं करती कि जो इस तरह छोड़ के जाएगा, वो आज जिन लोगों ने नेशनल असेंबली में छोड़ा, अगला इलेक्शन फिर आप उनका रिजल्ट देख लेंगे और कुछ आपने एमपीएस और एमएनएस का रिजल्ट देख भी लिया। दे कांट टॉलरेट हॉर्स ट्रेडिंग, लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। अपनी पार्टी के साथ लॉयल होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान। आज बड़े स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और ख़बरों की ज़ीनत है काफ़ी दिनों से और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। सब्तैन खान साहब स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा भी हैं। मैं दो हिस्सों में इस प्रोग्राम को करूँगा। एक तो बतौर स्पीकर आपका इंटरव्यू करूँगा और दूसरा मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा की हैसियत से, इमरान खान के एक साथी की हैसियत से भी आप हमारे कुछ सवालात का जवाब दें। सबसे पहले तो सर आप ये बताएं कि ये जो आज एपिसोड हुई अदालत के अंदर, अदालत ने कहा कि गारंटी दी जाए और फिर उसके बाद मुअत्तल किया गया गवर्नर पंजाब का वो नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया था। ये इस सारे को आईनी नुक्ता नज़र से स्पीकर पंजाब असम्बली कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब, पहली बात तो ये है कि मैं पिछले 5 दिनों से कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब को ये इस सेशन में उनकी अथॉरिटी या इख्तियारात में नहीं था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उन्होंने जल्दबाजी में 3 नो कॉन्फिडेंस मोशंस भेज दी, एक चीफ मिनिस्टर के नाम, एक स्पीकर के नाम और एक डिप्टी स्पीकर के नाम। और जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो हमने नो कॉन्फिडेंस के लिए तो 186 बंदे हमें पेश करने पड़ेंगे, साथ ही उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दिया। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये इशू बन रहा था कि जो आर्टिकल है इनका 130 और आर्टिकल 130 की जो क्लॉज 7 है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल, वर्ड इज शैल, गवर्नर शैल समन अ सेशन। तो गवर्नर शैल समन अ सेशन का मतलब ये हुआ कि गवर्नर साहब को नया सेशन बुलाना पड़ेगा। उसके बदले में जहां गवर्नर साहब का ताल्लुक है तो उन्होंने 14 जून को बजट सेशन बुलाया था, जो कि हमारे असेंबली में हम इकट्ठे चल रहे थे और उस वक्त के स्पीकर थे चौधरी परवेज़ इलाही। उन्होंने उनके फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि आए लगारी साहब और आप बजट पेश करें। तो लगारी साहब आगे से कहते हैं कि सर हम जा रहे हैं क्योंकि हम बजट कल पेश करेंगे ऐवाने इकबाल में। तो उस वक्त के स्पीकर जो थे चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने कहा कि आप ऐवाने इकबाल में बजट पेश करेंगे, तो यहाँ तो सेशन चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें ये उस पर हमारे मोबाइल पे मैसेज आए कि आप असेंबली में बजट पेश ना करें और आप ऐवान इकबाल में। अब देखें, बात यह है कि इसके भी तो कोई रूल्स और प्रोसीजर है। अगर गवर्नर साहब ने वो 41st सेशन प्रोरोग किया तो उसकी इतला सबसे पहले तो असेंबली को आनी चाहिए थी। और अगर वो कहते हैं कि असेंबली वालों ने जी कहीं छुपा दिया तो उसकी कॉपी उस वक्त तकरीबन 160 या 165 या 55 लोग बैठे थे अपोजिशन के, वो दिखा देते कि जनाब ये गवर्नर साहब का ऑर्डर है, ये हमारे पास उसकी कॉपी है और ये असेंबली के जो मुलाजमीन हैं या जो असेंबली के लोग हैं वो बदनीयती कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने कहा जी सिंपल हमें मोबाइल पे मैसेज आए और हमजा शहबाज शरीफ की सरबराही में ये सारे वॉकआउट कर गए। और उस वॉकआउट के बाद इमरान खान, जो असल बात है कि आज तक उन्होंने वो सेशन प्रोरोग नहीं किया।
41वां। अच्छा, हमारा चूंकि सेशन ऑलरेडी इन हाउस चल रहा था, हमने उसी को चलाए रखा और फिर हमने आके उसको प्रोरोग किया और प्रोरोग करके आई थिंक समवेयर 20 और 25 अक्टूबर के दरमियान 22 या 23 थी, हमने फ्रेश 42nd सेशन चलाया। अब गवर्नर साहब का वो सेशन भी चल रहा है 41वां, हमारा 42वां और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये सारे हजरात ऐवान इकबाल को ताला मार के और असेंबली में आ गए। और अब ये हमारा वज़ीर आला का इलेक्शन इसी असेंबली में हुआ, स्पीकर का इलेक्शन इसी असेंबली में हुआ, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन इसी असेंबली में हुआ और हमारे साथ बैठे रहे। और अब बैठे बैठे ये तीसरा सेशन बुलाना चाह रहे हैं। अगर तीसरा सेशन बुलाना है तो इन दोनों को पहले प्रोरोग तो करें ना। मेरा तो पहले दिन से चल रहा है, ये 42वें सेशन ने वजीर आला को और बाकी सबको मुंतखब किया है। 42वें सेशन ने ये सारे लोगों को मुंतखब किया है और 41वां सेशन अभी तक खत्म नहीं किया गया और 43rd सेशन गवर्नर बुला रहे हैं। नहीं, इनको अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब एक सेशन चल रहा हो किया था तो नया सेशन बुलाया नहीं जा सकता। सर बिल्कुल एग्जैक्टली और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इलेक्शन जो हुए थे ये 41st में हुए थे, 41 में ही हमारा सीएम और स्पीकर का इलेक्शन हुआ था और उसके बाद हमने उनको प्रोरोग किया। प्रोरोग करके अब हमारा 42nd चल रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है उसमें लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियर लिखा हुआ है गवर्नर शैल, वर्ड इज शैल, गवर्नर शैल समन अ सेशन। दैट रिफ्लेक्ट्स, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है कि गवर्नर शैल समन अ न्यू सेशन। तो न्यू तब भी होगा ना, पुरानों को पहले प्रोरोग तो करें। इस तरह तो 20 सेशन चलते रहें, कोई रीगल चौक पे चले तो कोई वो बीडर रोड पे चले, कोई मस्जिद शौदा माल रोड पे चले और सेशन ही सेशन होते जाए। मतलब ये कोई तरीका है? आप चंद दिन पहले की बात याद करें जब हमारे आप फर्ज करें इसमें आप फर्ज करें कि आप सेशन खत्म ही नहीं करते तो फिर क्या गवर्नर आपसे एतमाद का वोट ले ही नहीं पाएंगे? क्योंकि एक सेशन तो चल रहा है, जब आप अगर वो कभी भी खत्म ना करें हम बिल्कुल तो क्या वो कभी भी एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे? हम बिल्कुल नहीं। हमारा जो गवर्नमेंट बिजनेस है वो हम लिस्टें आप सारे एंकर हजरात को दे देते हैं, आप देख लें। मेरा ख्याल है विद इन फ्यू डेज, कपल ऑफ डेज हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद गवर्नर साहब कैन प्लीज हिमसेल्फ, हमें क्या एतराज़ है? वो 6 दफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहे कि तुम 6 दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। मतलब ये असूल के ख़िलाफ़ है। सोई सोई जगह पे 2 दिन सुबह से रात तक मीटिंग्स होती रही, अभी वो कर रहे हैं डी नोटिफाइड और फिर रात को जिस तरीके से डी नोटिफाई किया गया, रात के अंधेरे में पता नहीं 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, मतलब ये तरीका क्यों, इस तरह छुप के क्यों किया डी नोटिफाई? मेरा आपके चैनल की वसातत से माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बड़ा मकबूल है और आपका चैनल भी बड़ा मकबूल है। मेरा ये सवाल है कि इस तरह चोरी क्यों? आप दिन को 10 बजे डी नोटिफाई कर दें, आपको किसने पूछना है? अगर यू आर बेंट अपॉन कि आपने एक इलीगल काम करना है, एक इरेगुलरिटी करनी है, तो वाई नॉट इन अ ब्राइट डे? वाई रात को 12, 1 बजे, 2 बजे रात को क्यों? उसके पीछे क्या लॉजिक है जो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, ये तो बात हमें भी समझ नहीं आ रही कि आधी रात को जाके ये क्यों काम हो रहा था। फिर कुछ साबिक वज़रा ये क्लेम कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को, और कुछ सोर्सेज भी बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी के बाकायदा घर के अंदर लोग बैठे हुए थे और ज़बरदस्ती उनसे सिग्नेचर करवाए गए हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे सवालात तो पैदा हो गए हैं, लेकिन इस वक्त की पोजीशन ये है, इस पर ज़रा आप रोशनी डालिएगा। हुक्म ये जारी हुआ है और लिख कर भी दिया गया है कि अगली समात तक, अब अगली समात जो 11 जनवरी है, काफ़ी दिन पड़े, तब तक के लिए असेंबली तहलील नहीं करेगी 11 जनवरी। दूसरी जानिब ये लिख कर दिया गया है, अदालत ने ये हुक्म दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर एतमाद के ऊपर जो है एतमाद का वोट हासिल किया जाए और तब तक के लिए असेंबली तहलील नहीं होगी। अब यही सेशन है, यहीं पे एतमाद का वोट होगा और आप वहां पे बतौर स्पीकर मौजूद हैं। अब कार्रवाई कैसे चलेगी इस अदालती हुक्म के बाद? देखें, जब तक मेरे वाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन या नोटिस उन्होंने दिया है मेरे खिलाफ, जब वो डी डेट आएगी जिस दिन मेरे खिलाफ वोट होनी है,
तो उस दिन आई वोंट, ये इखलाकी तौर पे भी कानूनी तौर पे भी मैं वो सेशन चेयर नहीं करूँगा, मैं नीचे बैठूँगा, आई वेट फॉर माई फेट। लेकिन जब तक मेरा वो वाला दिन नहीं आता जिस दिन मेरे खिलाफ वोटिंग होनी है या गिनती होनी है, तो चीफ मिनिस्टर का तो मैंने ही करवाना है और इंशाल्लाह डिप्टी स्पीकर का भी मैंने करवाना है। अब जो 11 जनवरी डेट है, उस 11 जनवरी में वैसे खान साहब एक मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी तक मैंने वो फैसला डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा कि हमारा हाउस चल रहा था, हमारे बिल्स थे, हमारे बहुत सारा काम था, वहाँ से पता चला कि चेयरमैन साहब की मीटिंग है, मैं वहाँ भाग गया। उसके बाद मैं अभी घर पहुँच रहा हूँ थोड़ी देर पहले, तो मुझे ये पता चला कि ये डिसाइड हो गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। बट कल सुबह मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा, उसको समझूंगा, देन आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें लिखा क्या है। जो मतलब मेरी टेलीफोनिकली बात हुई है वो यही थी कि उन्होंने कहा है कि 11 जनवरी तक अगली डेट है, उसकी बाकायदा समाअत होगी, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि उससे पहले आप वो ले लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये मेरा अंदाजा है। आई एम सॉरी। अच्छा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे यानी अदालत ये कह रही है और परवेज इलाही साहब इसको एग्री भी कर रहे हैं, परवेज इलाही एग्री भी कर रहे हैं, लिखकर भी दिया है, अदालत भी कह रही है। तो फिर क्या अब आप बतौर स्पीकर पहले ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कार्रवाई होगी वजीर आला की, या पहले आपके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके ऊपर कार्रवाई होगी? जी, मेरा ख्याल है पहले हम चीफ मिनिस्टर का पोजीशन उनकी क्लियर करेंगे, उसके बाद, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर की पोजीशन, अच्छा आज आपको ये भी शायद पता होगा कि जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन था वो पीएमडी ने, ये पीडीएम ने वो कर लिया, विड्रॉ कर लिया है। ये जी आई डोंट नो व्हाई विड्रॉ कर लिया, लेकिन आपके खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नहीं ये किया। विड्रॉ कर लिया नहीं, हमारे खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस की हुई है ना, बट जो चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ की थी वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है और अब चौधरी परवेज इलाही ने सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। तो हमारा देखें, हमारा इतना मैटर नहीं है। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब क्लियर हो जाते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली फिर उनकी जो बात है तो वो तो वही है ना कि रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज। तो हमारा रह भी जाए, हम रहें भी तो कोई बात नहीं, हम चले भी जाए अपनी पार्टी के साथ तो कोई बात नहीं, फ्रेश इलेक्शंस में ही जाना है ना। असल तो वो विजन है। सब्तार खान साहब, ये इतना आसान रहेगा नहीं ना। देखिए अभी अगर परवेज इलाही साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप बतौर स्पीकर पहले चाहेंगे कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लें, या उसमें कामयाब हो या नाकाम हो, कुछ भी हो, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अदम एतमाद की वोटिंग बाद में हो, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरा मौकफ यही है। जी ठीक है। और ये सवाबदीद भी आपकी है कानून के मुताबिक का जो, जी ये सवाबदीद स्पीकर की ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और कुछ आप फरमाना चाहते हैं, इसमें कोई और चीज आप ऐड कर रहे थे वो आप कर लें, फिर मैं सवाल रखता हूं आपके सामने। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेन इशू जो है वो है ही चीफ मिनिस्टर का। देखे ना, अगर चीफ मिनिस्टर का इशू सेटल नहीं होता तो अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, हम तो अपनी पार्टीज के साथ है ना, तो हम अगर नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। बट जब चीफ मिनिस्टर क्लियर होंगे, उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, तो उसके बाद ही चेयरमैन वाला वो विजन आएगा ना कि पंजाब और केपी को इकट्ठा डिसॉल्व करना है। अभी आप देखें खान साहब कि हमारे जो एमएनएज हैं उन्होंने मेरा ख्याल है मार्च या अप्रैल में रिजाइन किया था, मार्च या अप्रैल में, सॉरी आई डोंट रिमेंबर, अप्रैल में किया था। लेकिन आज तक देखिए उनके अप्रैल में, चले अप्रैल सही, तो अप्रैल से आज तक उनके रिजाइन किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किए। दे आर हैंगिंग इन बिटवीन। भाई उनको किसी बने किनारे तो लगाए ना, स्पीकर साहब उनको बुलाएं। ये क्या मजाक हुआ कि मैं आज 8 रिजाइन करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, आज मैं 6 करूंगा, ताकि ये टूट के जाएं, इनके लिए मुश्किलात हों। और जिन्होंने पार्टी की पॉलिसी से डाइवर्ट किया, जिन्होंने पार्टी
जिन्होंने पीटीआई के टिकट पे जीत के पीटीआई को ही धोखा दिया, वो 20 लोग आज दे आर एंजॉयिंग इन नेशनल असेंबली। गो के वो बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं है। लोग उनके पीछे जो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा, दैट डजंट गो विद माय पर्सनालिटी। होगा तो लोग फैसला कर देंगे। जिन्होंने पंजाब के अंदर जिन लोगों ने धोखा दिया, वो ये भी हम सब ने देखा, एक आधे को छोड़ के बाकी सारे इंतखाबात हार गए पंजाब के अंदर। हमने ये भी यहाँ पे तमाशा देखा। एक ब्रेक ले लेते हैं सफ्तान खान साहब, एक ब्रेक मुझे यहाँ पे लेनी है। ब्रेक से अभी फौरन हम वापस आ रहे हैं और मुझे आपसे ये पूछना है कि आप एतमाद के ऊपर वोटिंग कराएं। अगर तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाते, फिर तो हो जाएंगे वो फारिग। फिर क्या आप नए कायदे ऐवान का पहले इंतखाब करेंगे या फिर फौरी तौर पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई के ऊपर वोटिंग करवाएंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सर, कुछ कंडीशंस पैदा हो जाएंगी सफ्तान खान साहब, मैं जरा उनके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि आप लॉ को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हाउस आपने चलाना है, आपके जिम्मे है सब। तो मुझे ये बताएं कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर पंजाब में वज़ीर आला कोई नहीं होगा, फिर एक नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। वो इंतखाब आप बतौर स्पीकर करवाएंगे या उसके बाद फौरी तौर पर आपके खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी? अच्छा जी, अब आ जाएं, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये मिल के कॉन्सेंसस के साथ निज़ाम बनाते हैं। अगर रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज की तरफ जाते हैं तो केयर टेकर का निज़ाम इन्होंने देना है। अगर लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कॉन्सेंसस पैदा नहीं होता तो ये केस आ जाएगा स्पीकर के पास। स्पीकर 3-3 बंदों की कमेटी बनाएंगे, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट, 3 फ्रॉम नहीं सर आगे निकल गए आप, आगे निकल गए। यहाँ अभी हम नहीं पहुंचे सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर, हाँ जी, अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो पंजाब असेंबली में आपके पास पंजाब में कोई वजीर आला फिर नहीं होगा, आईनी ओहदा खाली हो जाएगा। यहाँ पे एक नए वजीर आला का इंतखाब होगा जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो नए वजीर आला का इंतखाब होगा वो पहले होगा या डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग पहले होगी? इंशाअल्लाह हम नए वजीर आला का या अल्लाह या नसीब, हम नए वजीर आला पे बात जाने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हम असेंबली डिसॉल्व करके अपने खिलाफ बेशक करें पड़े अदम एतमाद या जो बला भी करनी है, ये हम ही करेंगे। अब ये मेरा सवाल सर, मेरा सवाल कानूनी है, तो आप उसका जवाब सियासी दे रहे हैं। मैं कानूनी दे रहा हूं, मैं सियासी बिल्कुल नहीं दे रहा। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह पहले चीफ मिनिस्टर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये सोच समझ के कह रहा हूं। असेंबली डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद तो नो कॉन्फिडेंस आप दोनों के खिलाफ आ ही नहीं सकता, असेंबली खत्म हो गई। सवाल यह है कि अगर एतमाद का वोट ना ले पाए चीफ मिनिस्टर, देन व्हाट, अगला स्टेप क्या होगा? अगर एतमाद का वोट वो ना ले पाए तो उसके बाद भी हमारा पार्टी का भी डिसीजन होगा, चेयरमैन का डिसीजन भी होगा। और फिर देखें ना, स्पीकर ने कोई असेंबली तो डिसॉल्व करनी नहीं, ना ही डिप्टी स्पीकर ने करनी है, तो वो फिर देखेंगे कहाँ तक चलता है या क्या होता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर का वो आ जाता है कि आप इमीडिएटली रिज़ाइन करें, वो अभी आ जाए, हम अगले 2 मिनट में हम रिज़ाइन करके नीचे उतर के अपने एमपीएस के साथ बैठ जाएंगे। बट कानूनी तौर वी आर स्ट्रॉन्ग। वो नोटिस दें पड़े नो कॉन्फिडेंस के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, इंशाअल्लाह। मैं कानून की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं। अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाबी की तरफ जाएंगे तो अपोजिशन जो इस वक्त मौजूद है यहाँ पीडीएम की, उनको पता चल जाएगा चंद घंटे पहले कि परवेज़ इलाही साहब अपने वोट सिक्योर कर चुके हैं और वो एतमाद का वोट ले लेंगे। उस सूरत में अगर वो फौरी तौर पे दोबारा अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाना चाहें इस असेंबली को बचाने के लिए, तो क्या वो दोबारा करवा सकते हैं और फिर कितने दिन लगेंगे?
क्योंकि अभी नोटिस उन्होंने विदड्रॉ किया है। देखें ना, उस जो नोटिस उनका, आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ना कि उनके खिलाफ। जी जी, हेलो, बिल्कुल, आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं वो ना? दोबारा जमा करवा सकते हैं, सवाल ये है। तो उसमें जी बिल्कुल करवा सकते हैं। देखें, आई कांट चेंज दीज थिंग्स, वो उनका राइट है, वो करवा सकते हैं। क्योंकि अभी जो उन्होंने नोटिस दिया है ना खान साहब, वो नोटिस उन्होंने विदड्रॉ कर लिया ना आज सुबह, टुडे सुबह से मुराद है दोपहर को। अब उन्होंने क्यों किया, मैं तो पहले भी आपको ये बात बता ना किया होता तो आप उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करवा देते। वो ये नहीं चाह रहे थे कि वो अपने आप को एक्सपोज करें, उनके पास नंबर पूरे नहीं है, ये सबको पता है। अदम एतमाद पेश करने की वजह यह थी ताकि वजीर आला असेंबली को तहलील ना कर सकें। मेरा सवाल यह है कि अगर वजीर आला एतमाद का वोट ले लेंगे तो वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन जिस वक्त वो एतमाद का वोट ले रहे होंगे, क्या अपोजिशन उस वक्त दोबारा अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा के इस मामले को रोक सकती है? फिर आपके पास कम से कम 10 दिन का प्रोसीजर फिर लंबा हो जाएगा। इज इट ट्रू सर? अदम एतमाद तो बिल्कुल वो करा सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली ये ट्रूथ है, ये ट्रू है, बिल्कुल ये सच है, वो कर सकते हैं। अब वो कर सकते हैं, ये बिल्कुल। आप एतमाद के ऊपर वोटिंग कब तक करवा लेंगे? आपका क्या, देखें स्पीकर आप हैं, सवाबदीद आपकी है, अब अदालत का हुक्म भी आ गया, सुबह आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप फैसला करेंगे। प्रोबेबली आपको क्या लगता है कि कब तक आप एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा सकते हैं, एतमाद के वोट के लिए? मेरा ख्याल है विद इन दिस मंथ ऑफ जनवरी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी दिसंबर में तो नहीं होने वाली, जनवरी में, यानी जनवरी के पहले वीक के अंदर अंदर आप करवाएंगे? सर उम्मीद है पहला वीक हो जाएगा या 10 डेज हो जाएंगे, बट जनवरी में हो जाएगा इंशाल्लाह, जनवरी में हो जाएगा बिल्कुल। और इसका मतलब है कि तब तक के लिए ये हाउस आप चलाएंगे और डिप्टी स्पीकर चलाएंगे, और आपके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके अंदर कोई वोटिंग नहीं होने जा रही जब तक कि चीफ मिनिस्टर का एतमाद का वोट नहीं हो जाता। जी बिल्कुल, कानून कायदे के हिसाब से। ठीक है सब्तान खान साहब, अब कुछ सवालात जो है वो मैं आपसे और भी जानना चाहता हूँ। इस मंडियाँ लगी हुई हैं और जो लोग पहले मंडियाँ लगा रहे थे वो भी हैं, ताकतवर लोग भी बीच में मौजूद हैं। रात को ब्यूरोक्रेसी जो है उसके ऊपर बहुत दबाव था मुबैना तौर पे, बल्कि आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि चीफ सेक्रेटरी को बंद कमरे के अंदर उनसे दस्तखत करवाए गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे, अब आपने सोर्स मेरे से नहीं पूछना, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जब पहला मरहले में हो रहा था तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच किया गया था, इसलिए कि आपने चंद साल पहले कुछ मुकदमात का सामना किया था और आपको ये कहा गया था कि ये बदला लेने का वक्त है और बदला लेने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएं। आपने इनकार कर दिया था। तो सब्तान खान साहब, आपको बखूबी आइडिया है, क्योंकि आपको अप्रोच किया गया है, कि वो कौन लोग हैं, कितने तगड़े लोग हैं और किस तरीके से वो करते हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक अब भी वो आपके कुछ लोगों से राब्ते में हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी सर्वाइव कर पाएगी इसमें से? इंशाल्लाह हमारी पार्टी सर्वाइव करेगी। देखें खान साहब, मेरी बड़ी सिंपल सा एक असूल है, हम पीटीआई के टिकट पे जीत के आए, हम इमरान खान के विजन के साथ चलने के लिए जीत के आए। मेरा कोई ज़िंदगी का पहला इलेक्शन तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं 7 इलेक्शन लड़ा हूँ, 1 लोकल गवर्नमेंट का, 2 और 6 जनरल इलेक्शंस। 7 इलेक्शनों में से अल्लाह का करम रहा है मैं 5 जीता हूँ और 2 मैं हारा हूँ, और जो मैं 5 जीता हूँ उनमें से 4 दफ़ा अल्लाह ने करम किया, मैंने ओथ उठाया। मैंने आज तक, मेरा रिकॉर्ड, मैं आपके वसातत से चैलेंज के साथ ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा रिकॉर्ड चेक करें कि आज तक ज़िंदगी में मैंने PMLN या पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैंने पहले मैं इंडिपेंडेंट जीतता रहा और फिर मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी PMLQ, और उसके बाद मैंने PTI ज्वाइन की। दैट्स ऑल। ये जिंदगी में मैंने पहली PMLQ थी, दूसरी PTI। आज तक मैंने कोई और, ना नून ना पीपल्स पार्टी मैंने कभी ज्वाइन नहीं की, और अल्लाह ने करम किया। और मैं तो उस दौर में पहली दफ़ा जीता था जब IJI बनी थी।
IJI में मुझे उस ज़माने के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने कहा था कि आपका क्या ख्याल है, आप जीत जाएंगे। मैं तब FC कॉलेज से ताज़ा पढ़ के गया था, तो मैंने कहा चलो जीतेंगे नहीं तो खुदा ना खास्ता हार जाएंगे, बट मैं लड़ूंगा। और मैं 7000, ये 90 वाला इलेक्शन याद कर लें, मेरा निशान था पिरच प्याली, या पिरच प्याला नहीं होता ये चाय वाला, ये मेरा निशान था, और IJI के खिलाफ मैं जीता था। तो अल्लाह का करम रहा। मैंने तो आज तक ऐसी कोई पार्टीज तब्दीलियां नहीं की। PMLQ बिल्कुल ज्वाइन की, और नंबर 2 पे मैंने PTI ज्वाइन की। तो हम पार्टी वाले नजरियाती लोग हैं, चेयरमैन के विजन के साथ चलने वाले हैं। और मेरा ये मौक़िफ़ था कि अगर जिसने इमरान खान के खिलाफ वोट देना है, असूल, मॉरल्स, कैरेक्टर वाइज, ये बेहतर है कि आप पहले इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा दे के फ्रेश मैंडेट लें, और अगर आप जीत जाते हैं इंडिपेंडेंटली तो बेशक इमरान खान के खिलाफ दे दें वोट। बट PTI के टिकट पे जीत के और फिर उसी जमात के चेयरमैन के खिलाफ यकदम ज़मीर जाग जाना या इस तरह की हरकतें, खान साहब ये मुनासिब बात नहीं है। दैट्स द रीज़न। एक ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। मैं एक चाहता हूँ तो वो आपके, क्योंकि हाउस के ऊपर आप ऊंची कुर्सी पर बैठ के हाउस को देख रहे होते हैं, आपकी सब पे नज़र होती है। क्या अभी ऐसे बंदे आपकी नज़र में भी हैं हाउस में जिनकी बोलियां लग सकती हैं, या वो वक्त गुजर गया है? ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाजरीन। अब सब्तैन खान साहब देखिए, जो आदादो शुमार का धंधा करने वाले हैं ना, वो यहाँ पे मौजूद हैं पंजाब में। और आपको पता है बड़े बड़े तगड़े बंदे पंजाब में पहुँचे हुए हैं। मैं पॉलिटिकल लोगों की और नॉन पॉलिटिकल लोगों की सबकी बात कर रहा हूँ। और बड़ी कोशिश की गई है गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर कि आपकी पार्टी को और काफिले को तोड़ा जाए। गो कि अभी तक कोई कामयाबी सामने दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पसे पर्दा हो सकता है कि कुछ गेम ऐसा हो भी। तो परवेज़ इलाही साहब को हटाकर थोड़ी देर के लिए हटा देना तो एक तरह से मुमकिन लगता है, लेकिन अपना वज़ीर आला ले आएंगे, हमजा शहबाज खुद बन जाएंगे, वो इन नंबर के साथ बहुत मुश्किल दिखाई देता है। आपकी तमाम अरकान पे नज़र रहती है, 2-3 के नाम तो मेरे पास भी हैं। तो आपके ख्याल में अभी आपके हाउस में ऐसे बंदे आपकी जमात में ख़ास तौर पे मौजूद हैं जो दोबारा धोखा दे सकते हो और छोड़कर जा सकते हैं? देखें, जिन्होंने धोखा दिया उनका अंजाम आप देख लें कि लोगों ने उनके साथ क्या किया। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर जिसको इमरान खान के साथ इख्तलाफ है या PTI के साथ इख्तलाफ है तो उनको पहले रिज़ाइन करना चाहिए। रिज़ाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़ के आ जाएं, जौन सी जमात के साथ चले जाएं। बट बिट्रेयल जो है, इसको लोग कबूल नहीं करते, धोखे को आवाम कबूल नहीं करती। और आप देखेंगे कि जो इस तरह छोड़ के जाएगा, वो आज जिन लोगों ने नेशनल असेंबली में छोड़ा, अगला इलेक्शन फिर आप उनका रिजल्ट देख लेंगे। और कुछ आपने MPs और MNAs का रिजल्ट देख भी लिया जिन्होंने छोड़ा। तो लोग, पीपल दे कांट टॉलरेट हॉर्स ट्रेडिंग, लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी के दिल में ये बात है तो उसको निकाल देना चाहिए, अपनी पार्टी के साथ लॉयल होना चाहिए। अपनी पार्टी, जिस पार्टी के टिकट पे आप जीत के आए हैं, जिस नज़रिए को आप लेके आए, चाहे वो कोई पार्टी भी है, PTI है, नून है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब हैं, तो फिर यू शुड स्टिक टू दैट पार्टी। ये है असूल की बात। अगर कोई 1-2 इधर उधर होने की कोशिश करेंगे भी सही, तो 3-4 इंशाल्लाह उधर से आएंगे भी सही। अच्छा, ये भी मैं सुन रहा हूँ कि बंदे उधर से भी बहुत ईगर हैं कि वो रिज़ाइन कर दें अपनी पार्टियों से, और साथ में वो चाहते हैं कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ें, तो दूसरी तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ तो वोट दिया ही नहीं जा सकता ना, क्योंकि ये तो एतमाद का वोट या अदम एतमाद की जो तहरीक होती है, उसमें तो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते, ये तो मुमकिन नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पार्टी बिल्कुल ठीक है कि पॉलिसी के खिलाफ वोट ना दें और वोट देने के लिए कोई आए ना, तो उसके लिए भी वही सज़ा है, या पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाने के लिए तो सज़ा है, लेकिन अगर कोई आए ना, मौजूद ना हो उस दिन ऐवान में, उसके लिए कोई सज़ा नहीं है?
उसके लिए भी सज़ा है। उसके लिए वही सज़ा है कि उसने पार्टी पॉलिसी को उसने पार्टी पॉलिसी से वो मुनहरफ हुआ। अगर खुदा न खास्ता अब वो जो पिछला इलेक्शन हुआ, एक हमने देखा कि एक वो कोरोना वाली वो किट वाइट कलर वाली वो किट पहन के आई हुई थी, एक खातून आई हुई थी वो वोट डालने के लिए। वो बाद में किसी ने कहा कि वो किट को तो चेक कर लो, PMLN की फलां खातून नहीं थी, वो तो कोई और थी। लेकिन अब हम तो किट के अंदर हमें क्या पता कौन है, वो इतनी मोटी किट थी, कोई समझ ही नहीं आ रहा था। हमने तो यही समझा ये वही होंगी, कोरोना वाला वो जो व्हाइट यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अगर कोई बीमार है या कोई नहीं आ पा रहा जी, देखिए ये एतमाद का वोट है, यहाँ बंदे आपने पूरे करने, अपोजिशन ने नहीं करने। अगर कोई नहीं आ पा रहा, कोई बीमार है, मौजूद नहीं है या मुल्क से बाहर चला जाता है, तो क्या उसके ऊपर भी डिफेक्शन क्लॉज लगती है? इंशाल्लाह जरूर लगेगी, आई अश्योर यू लगेगी, कोई भी नहीं बचेगा बिल्कुल। और ये मैं बड़ा जोर दे के कह रहा हूं, देखें पार्टी पे जब मुश्किल टाइम हो और मैं कहूं मैंने तो इंग्लैंड जाना है या मैंने तो सिंगापुर जाना है, तो ये कोई बात है करने वाली? अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार है तो उसको 1122 में ले आएंगे और असेंबली के गेट पे वो अपना वोट डाल दें और वो चले जाएं। उनको हम अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, तो हम उनको हॉस्पिटल में छोड़ आएंगे जाके। देखें नियत तो अपनी जमातों के साथ सीधी करें ना। गवर्नर वाले इशू के ऊपर जी अच्छा ठीक है, बोले आप बोलें। जी मैं ये कह रहा हूं कि नियत तो सीधी करें ना, जिस जमात के साथ आप खड़े हैं तो एटलीस्ट आप उसके साथ तो लॉयल तो रहे ना। लॉयल्टी ही सबसे बड़ी बात है ना, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, अब गवर्नर का एक जो इशू था उस पर गवर्नर साहब ने एक डी नोटिफाई किया वज़ीर आला पंजाब को, वो मुअत्तल तो हो गया अदालत से, लेकिन इसके ऊपर ये भी देखना होगा कि गवर्नर का ये कदम, क्योंकि सुबह से रात से ही बल्कि लोग कह रहे हैं कि ये गैर आइनी था, तो गैर आइनी कदम की तो फिर सज़ा होती है। और आपने सदर पाकिस्तान को और ग़ालिबन वज़ीर आज़म को भी आपने एक लिखा भी है, तो ये अब किस तरफ जाएगा सारा मामला? हाँ जी, मैंने बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिखा, लेकिन जब मुझे रात को ये पता चला ना कि इस तरह के हालात बन रहे हैं, तो मैंने वो लेटर बड़ा मुश्किल से रोक लिया। मैंने खान साहब वो लेटर इसलिए रोका कि अगर हम प्रेसिडेंट साहब को वो लेटर भिजवाते हैं और इधर से रात को ये वाक़या जो कि आवाज़ें आ रही थी ये हो गया, तो कहीं अदालत में मेरे इस लेटर की वजह से हमारे केस पे कोई कन्फ्यूजन ना पैदा हो जाए कि जी आपने प्रेसिडेंट साहब को भी लेटर लिखा हुआ है, लेट हिम डिसाइड फर्स्ट। तो इसलिए रोक लिया कि पहले ऑनरेबल जो हमारी अदालतें हैं, क्योंकि हमें पूरा इंसाफ की तवक्को थी, पहले ये डिसाइड कर लें, उसके बाद हम प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिखें। अब दीज डेज ही इज़ इन कराची, मैं भी अपने लॉयर से फिर, चूँकि उस लेटर की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, अब उसको थोड़ा सा डिफरेंट चेंज कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में प्रेसिडेंट साहब को भिजवा देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, उसका आउटकम क्या देख रहे हैं? देखें ये तो एक मामला तो आईन और कानून का मामला है, और मुझे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और मेरी अपनी भी एक छोटा सा कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये राय थी कि अदालत ने अगर ये असम्बलियों की तहलील से रोका है तो ये एक आईनी हक है जो आपने अपना सरेंडर कर दिया है अदालत के अंदर, आपकी पार्टी ने भी और आपके इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब ने भी, जो उनको नहीं करना चाहिए था। वो ये कह सकते थे कि अदालत जो अदम एतमाद की तहरीक है अपोजिशन की उसको वापस बहाल कर दे, लेकिन ये आईनी जो हक है उसको सरेंडर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल आपने कर दिया है। जी हमारे जो लॉयर थे अली ज़फ़र साहब, और हमने रात यही फैसला किया कि हमारे अली ज़फ़र ही होंगे, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, बट ही वॉज कन्विंस्ड कि हमने जो किया वो ठीक किया। उसके बाद वो आए, चेयरमैन को मिले, चेयरमैन साहब से सारी बात की, और चेयरमैन साहब भी मुतमईन थे कि अली ज़फ़र ठीक कह रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो फाइनली आप ये बताएं कि इमरान खान साहब सरप्राइज देंगे या उनको सरप्राइज मिल जाएगा? फाइनली मुझे ये बताएं कि क्या उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी असेंबलियां तहलील करने की दोनों सूबों की एक साथ?
इमरान खान साहब अभी तक तो सरप्राइजेज देते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सरप्राइज़ किसी ने नहीं दिया। तो इंशाल्लाह, बल्कि हम उस दिन एक जगह पे बैठे थे तो एक बड़े सीनियर हमारी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि अगर 10 चीज़ें इमरान खान कहते हैं कि यार यूं कर लो, तो हमें उस वक्त फील होता है कि यार ये चेयरमैन साहब कोई इतनी बात, लेकिन बिकॉज ही इज़ चेयरमैन हम चुप कर जाते हैं। प्रॉमिस उसने मुझे कहा कि उसमें से 9 चीज़ें दुरुस्त निकलती हैं जो इमरान खान कहते हैं। तो इसलिए आगे भी सरप्राइजेस इमरान खान ही इंशाल्लाह देंगे, उनको सरप्राइज नहीं मिलेगी। लेट्स सी होता क्या है। सफ्तान खान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, स्पीकर पंजाब असेंबली, और इस वक्त और आने वाले दिनों में सबसे अहम किरदार जिनके गिर्द तमाम चीजें आपको घूमती हुई दिखाई देंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।